हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर और यूनिट थर्ड का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है ना, उसी में से एक थ्योरम है। तो वो पढ़ने वाले हैं हम आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेबल के लिए मान लो कोई फंक्शन को अगर इंटीग्रल होना है तो उसके लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। और जो फंक्शन होगा वो आपका बाउंडेड होगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पहले सारे स्टेप फंक्शन के टाइप में पढ़े, फिर अब बाउंडेड फंक्शन में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है देखो इस टाइप से आता है, आप एक बार देख लो। तो यहाँ पर देखो ये इस टाइप से आपका आता है कि स्टेट एंड प्रूव ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रामन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तो कोई किसी बाउंडेड फंक्शन के लिए रामन इंटीग्रेबिलिटी क्या रहेगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, सिंपली इम्पोर्टेंट करके करना है आपको, ठीक है। तो जो भी देखो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको डिस्कस करवाई थी चीज़ें, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका यूज करने वाला हूँ। तो उसका हम बहुत थ्योरम में यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अब ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। तो एफ को इंटीग्रल कब कहेंगे, इसी इंटरवल में। देखो जिस फंक्शन में बाउंडेड है उसी फंक्शन में इंटीग्रल कब होगा आपका एफ। तो इसके लिए कंडीशन होती है, क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि कोई एक एप्सिलॉन होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट स्टेप फंक्शन है, मान लो एस नॉट एक्स और टी नॉट एक्स आपके स्टेप फंक्शन है दो, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे ना ये। तो जहाँ पर आपका एस नोट एक्स, मान लो एफ का कोई फंक्शन है एस, ठीक है, वहाँ से एस नोट एक्स बिलोंग कर रहा है। और ऐसे ही मान लो एफ का कोई दूसरा फंक्शन है आपका टी, उससे टी नोट एक्स बिलोंग कर रहा है आपका। तो टी नोट एक्स बिलोंग्स टू टी एफ एंड एस नोट एक्स बिलोंग्स टू एस एफ, ठीक। सच दैट ए से बी, जब आप ए से बी इस इंटरवल में, ठीक है, लिमिट लोगे टी नोट एक्स डी एक्स, और फिर आप ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स को इसमें से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी लेस देन एप्सिलॉन आएगी। और एप्सिलॉन जो होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा। तो ओवरऑल बात कहना है कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी आपकी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। देखो ये कंडीशन अभी नहीं पढ़ी है मैंने, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये हम पढ़ चुके हैं, वो ये कंडीशन नहीं थी लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस की थी। वहाँ पर ये कंडीशन थी कि ए से बी एस नोट एक्स, ये ए से बी एस, देखो यार डी एक्स लिखना भूल गया मैं। ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स में से जब हम ए से लोअर लिमिट को माइनस करते थे तब वो लेस देन एप्सिलॉन आता था। फिर जब हम इसमें से आपका ये सॉरी लोअर में से इसको माइनस करते थे तब एप्सिलॉन आता था। फिर हम अपर लिमिट में से, अपर में से उस फंक्शन को, ठीक है, माइनस करते थे तब वो आपका आता था। तो ऐसे मान लो टी नोट एक्स में से जब हम उसके फंक्शन की वैल्यू को, ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू को माइनस करते तो वो लेस देन एप्सिलॉन आता था। तो देखो ये कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये लिखूंगा अभी तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो ये कंडीशन हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। पर लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो दोनों स्टेप फंक्शन होंगे ना, उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर कोई एफ फंक्शन आपका बाउंडेड है वो तभी इंटीग्रेबल होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो हम प्रूव कैसे करने वाले, पहले सिनेरियो समझ लो। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि फंक्शन को, सबसे पहले देखो सिंपली समझो, इसमें क्या करने वाले हैं, फंक्शन को पहले हम इंटीग्रेबल लेके चलेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है ये इंटीग्रल है आपका फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन इंटीग्रल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो हम फिर ये कंडीशन उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जो कन्वर्सली हम फिर इसको प्रूव करेंगे, पता है कैसे। फिर हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन है, फिर इससे हम एफ को इंटीग्रल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपका फॉरवर्ड चलेंगे फिर बैकवर्ड आएंगे, मतलब रिवर्स आएंगे, ये रहने वाला है। तो पहली कंडीशन में, उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बी डिफाइन, मतलब ये आपका जो एस नोट एक्स एस एफ और टी एफ दिया ना, तो इसको डिफाइन कर देते हैं क्योंकि आपको अब याद भी आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो एस एफ क्या होता है, ये एस एफ आपका बराबर होता है, ये वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये आपका एस, ठीक है, ई प्राइम में एस कोई फंक्शन होता है ए बी से ई प्राइम में, और सच दैट आपका जो एस एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा, जहाँ एक्स
आपका बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी से, ठीक है, यही होता है। ऐसे टी एफ को अगर आप करोगे तो यहाँ पर टी हमारा कोई फंक्शन होता है ए बी से ई प्राइम में, सच दैट जहाँ पर हमारा जो टी एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने वहाँ पर आपको जब डेफिनेशन बताई थी वहाँ पर किया भी था आपके सामने, ठीक है। तो ये हमने दोनों फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखो पहली कंडीशन लेके चलते हैं। एफ को क्या लेते हैं हम, मान लेते हैं कि लेट एफ बी इंटीग्रेबल, ठीक है। तो एफ हमारा इंटीग्रेबल है, तो तब हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो सिंपली समझो, एक बार वो एक मिनट लास्ट की अगर मैं एक बार दिखा दूंगा आपको तो थोड़ा सा आपको क्लिप करेगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में जो मैंने आपको डिस्कस करवाया था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट में, क्योंकि वहाँ से चीज़ें क्लियर करेंगे। वो थ्योरम आपकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम होगी जहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर देखो ध्यान समझो, ये थ्योरम थी आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या था देखो सिंपली समझो, इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मान लो जो आपका एस नोट एक्स कोई एस नोट एक्स और टीन एक्स तक दो हमारे स्टेप फंक्शन हैं, ठीक है। वो अगर दो स्टेप फंक्शन है आपके तो उसका इंटीग्रल कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो डिफाइन होता है आपका लोअर इंटीग्रल आपकी ये लोअर है ना, इसमें से आप एस नोट एक्स को माइनस करोगे ये एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर आएगा। और जब आप ए से भी टी नोट एक्स डी एक्स में से माइनस करोगे ये ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स को, तो ये लेस देन एप्सिलॉन 2 आता है। तो ये दो कंडीशन निकल के आती हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये कब आपका ये कंडीशन कब होल्ड होगी, जब आप ये क्या डिफाइन किया आपने, अब ये डिफाइन किया आपने इंटीग्रल। भाई ये आपने इंटीग्रल डिफाइन किया है इसका कि अगर मान लो मेरे पास दो कोई स्टेप फंक्शन है जहाँ पर हमारा पहला स्टेप फंक्शन एस एफ से आ रहा है और टी नोट एक्स और टी एफ फंक्शन से आ रहा है, ठीक है। तब हम ये इसका इंटीग्रल डिफाइन करते हैं कि अब देखो यहाँ पर आपका एफ को मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है कि एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि देखो आपका ये एस एफ से आ रहा है और ये टी नोट एक्स टी एफ से आ रहा है। तो आपका एफ जो होगा फंक्शन वो भी तो ए बी से ई प्राइम में होगा ना, ठीक। तो ये तो जब एफ का आप इंटीग्रेबल के लिए जो कंडीशन होती है होल्ड जो होती है वो ये होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने ये कंडीशन डिस्कस की थी सेकंड वाली, ठीक है। अब ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए अगर तब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, टी नोट एक्स में से एस नोट एक्स को माइनस करेंगे तो तब उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आता है, ठीक है। तो ये भी आपकी ये तभी होगा जब ये एफ इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ये भी सेम वही है आपका। तो यही अगर मान लो मैंने अगर फंक्शन को इंटीग्रेबल मान लिया, ठीक है, मेरे पास दो स्टेप फंक्शन भी है, सिंपली समझना। देखो एफ़ को मैं इंटीग्रेबल लेके चल रहा हूँ, अगर एफ़ को इंटीग्रेबल लेने का मतलब ये है कि एफ़ का इंटीग्रेबल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल यही कहानी है। अगर इसको आप लिख पा रहे हो लेस देन एप्सिलॉन 2, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एक्स जो एफ़ है फंक्शन वो इंटीग्रेबल उसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता तो एफ इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो अब जब हमारे पास एफ भी इंटीग्रेबल है, हमारे पास दो स्टेप फंक्शन भी हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यही समझाने वाला हूँ आपको कि एफ़ को इंटीग्रेबल हमने लिया है, ठीक है, और हमारे पास ये जो दो फंक्शन भी हैं आपके स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब देखो आप कहोगे ये सिंपली यहाँ पर ये जो आपका एस नोट एक्स हो गया, जैसे मान लो एस एफ है ये टी एफ है, तो एस जो आपका एस नोट एक्स और जो टी नोट एक्स है ये सी से बिलोंग कर रहा है। एस एफ आपका स्टेप फंक्शन होगा तो एस नोट एक्स भी होगा, और टी एफ है तो टी नोट एक्स भी होगा, क्योंकि ये इससे ही बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है। तो लगा दो फिर इसकी वो जो वाली कंडीशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देन देयर एग्जिस्ट, तो देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट। तो आपको देखो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। देयर एग्जिस्ट एस नोट एक्स बिलोंग्स टू एस एफ एंड टी नोट एक्स बिलोंग टू टी एफ। थोड़ा सा भाई तबीयत थोड़ी सी है तो आपको थोड़ा साउंड डिफरेंट सुनाई दे सकता है, तो आज के लिए थोड़ा सा कर लेना। तो देखो टी नोट एक्स बिलोंग्स टू आपका टी एफ होगा और एस नोट एक्स बिलोंग टू एस एफ होगा आपका, ठीक। सच दैट कंडीशन लिख दो। तो अगर देखो आपको ये डेफिनेशन याद है तो बहुत इजी है ये थ्योरम, आपको इतना नहीं है, ठीक है, कि ज़्यादा कुछ जिसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेम बाई थ्योरम यूज होंगी आपकी। देखो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। फिर दूसरी कंडीशन होती है आपकी ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स माइनस ए से बी ये अपर लिमिट,
एफ एक्स डी एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन/2, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब देखो सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कि ये देखो ये हो गया, यहाँ से ये आ गया। अब देखो पहले सोचो कि प्रूफ आपको करना क्या है, उसी हिसाब से सोचना है। मुझको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है लेस देन एप्सिलॉन, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये कब देखो इसके डिफरेंस में आ सकती हैं, अब आपको सिंपली दिख रहा है दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो इसमें से इसको माइनस में आ सकती है ना सिंपली। तो बस यही करने वाले हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक है, अब ऐड कर दो दोनों को। तो देखो मैं ऐड करके मैं दोनों को साथ, इन दोनों को साथ में लिख लूँ और इन दोनों को साथ में लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको। तो बस मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा आपका ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया और उन दोनों को साथ में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स माइनस ये ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो जब आप एप्सिलॉन/2 और एप्सिलॉन/2 ऐड करोगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी वैल्यू। ठीक, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब देखो सिंपली ये आ गया हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। बस अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ और इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करके अगर मैं जो भी वैल्यू आएगी मान लो, ठीक है, जो भी वैल्यू अगर हमारे पास फाइंड होती है इसकी वैल्यू बस फाइंड करना है और रखते नहीं है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होता है तो प्रूव हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप। तो देखो इसकी वैल्यू के लिए सिंपली इसी की हम सहायता लेते हैं कि हमारे पास जो एफ़ है वो हम इंटीग्रेबल लेके चलें। अब देखो एफ़ इंटीग्रेबल है तो आपको भी पता है कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो अपर लिमिट होगी वो लोअर लिमिट के बराबर होगी। अपर लिमिट से वैल्यू निकालोगे या लोअर लिमिट से वैल्यू निकालोगे, दोनों बराबर ही आएंगी आपकी। ठीक है, तो बस यही लिख दो आप, एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट की जो वैल्यू होगी वो आपकी अपर लिमिट के बराबर वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीग्रेबल है आपका फंक्शन तो इसलिए इसको मान लो इक्वेशन नंबर सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, अब देखो ए एंड सी इक्वेशन से, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको आगे लिख देना यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा के, इसको आगे लिखना यहाँ पर इम्प्लाइज दैट। ठीक है, क्या लिखोगे, देखो ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा ये ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, इसको मत मानना, इससे आगे लिखना है इसको सी। अब चलो ये और सी से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू ये 0 होगी इसकी वैल्यू, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स ए से बी एस नोट एक्स डी एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन। ये यहाँ से एक आपका हो गया पार्ट प्रूफ। ठीक है, अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये मैं सिंपली पहले आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। ठीक है, आगे थ्योरम भी आएंगी। तो देखो जैसे आप देख रहे होंगे थ्योरम कि अब आपको देखो फंक्शन वो बाउंडेड दे रहा है। पहले स्टेप फंक्शन दिया, आपसे थ्योरम प्रूव करवाएंगे ये कंडीशन। फिर देखो मैंने बाउंडेड के लिए कंडीशन बताई कि मैं फंक्शन को देखो मैं बाउंडेड लेके चल रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि हम जो फंक्शन अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जितने भी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम बाउंडेड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और डिसकंटिन्यूअस, और आपके स्टेप फंक्शन नहीं है। ठीक है, स्टेप फंक्शन नहीं है, नॉट स्टेप फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं है पर लेकिन बाउंडेड है, बस वो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन यहाँ पर हम जब नेक्स्ट आप इसका जो तीसरा, ठीक है, तीसरा वो समझो, तीसरा पार्ट समझ लो। तो तीसरे पार्ट में क्या होते हैं कि हम फंक्शन को इंटीग्रेबल लेके चलते हैं। तो जब अगर मान लो मैंने फंक्शन को इंटीग्रेबल कह दिया किसी भी इंटरवल में, तब हम ये बोल पाएंगे कि हमारे पास जो हमारा एफ है, ठीक है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल तभी होगा जब कोई हमारे पास दो स्टेप फंक्शन होंगे। ठीक है, एक स्टेप फंक्शन एस एफ से आ रहा होगा, दूसरा टी एफ से आ रहा होगा। नाम देखो इनको कुछ भी दे दो, मैंने एस नोट एक्स दे दिया, अगर एस एक्स कहें हम टी एक्स कह सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है नाम। ठीक है, नाम से थोड़ी कोई कुछ हो रहा है, होना चाहिए फंक्शन हमारे दो स्टेप फंक्शन होने चाहिए। तो इस उनके लिए क्या कंडीशन होल्ड होगी कि ए से भी टी नोट एक्स डी एक्स में से ए से भी एस नोट एक्स डी एक्स को आप उसका डिफरेंस लोगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आता है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये कंडीशन फिर हम सीधा यूज़ कर देंगे। अगर मान लो मैंने फंक्शन को इंटीग्रेबल मान दिया तो फिर मुझको कुछ बाउंडेड किसी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, मैं सीधा इस कंडीशन को यूज़ करूँगा। फिर मैं इन सब कंडीशन को यूज़ नहीं करूँगा ना, ये तो फिर बाउंडेड के लिए मैं कंडीशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब हमारा फंक्शन बाउंडेड हो तब इंटीग्रेबल के लिए कंडीशन, तब हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस कन्वर्सली इसको प्रूव करते हैं। ठीक है,
तो देखो सेकंड पार्ट आपका, तो इसको हटाओ, इधर ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रूव करते हैं कन्वर्सली, ठीक है। देखो अब कन्वर्सली में क्या करने वाले हैं, सिंपली समझो। अब देखो, अब आपने पहली कंडीशन जो थी, हमने एफ को इंटीग्रेबल ले लिया, और सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन है आपके पास, जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये लेके चलेंगे हम, हमारे पास ये गिवन है और हम फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे, ठीक है, ये करने वाले हैं। तो देखो सिंपली क्या करेंगे, तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। तो एक मिनट इसको रख देता हूँ। देखो बी नाउ सपोज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन, देखो अगर किसी को डाउट हो कि ये जो है आपके बिन सम सीरीज वगैरह जो आती हैं उससे रिलेटेड करता है, तो देखो ये जो नोट्स हैं जो मैं डिस्कस कर पा रहा हूँ, ये कोई किसी सीरीज वगैरह के नोट्स नहीं है, ये सर के ही नोट्स हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास खुद के नोट्स तो है नहीं, मैं भाई सर से पढ़ा था तो उनकी नोट्स हैं, उन्हीं से मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ चीज़ें। तो ये कोई बिनसम सीरीज़ के नोट्स नहीं है, ये सर के ही नोट्स हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऐसे लिखोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई स्टेप थोड़ी कट करते हैं हम, ठीक, सिंपली पूरा चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये नहीं कि मान लो लैंग्वेज ज़्यादा ही लिखना ही है तभी आप कहोगे कि अच्छा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बी नाउ सपोज दैट फॉर एफ देयर एग्जिस्ट आपका एस नोट एक्स बिलोंग करेगा एस एफ से, एंड टी नोट एक्स बिलोंग करेगा टी एफ से, सच दैट ये ए से बी टी नोट एक्स डी एक्स माइनस ए से बी एस नोट एक्स, ये हुआ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये कंडीशन हमको गिवन थी क्वेश्चन के द्वारा। अब देखो क्या प्रूव करना है, एंड सो दैट एफ इज इंटीग्रेबल, ठीक है, ये हो गया आपका एफ इज इंटीग्रेबल। तो अब चलते हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन से, ठीक है। तो बी हैव बाय डेफिनेशन, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है। अब किसकी डेफिनेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली मैं अब आपका जो डेफिनेशन यूज़ करने वाला हूँ, स्टेप फंक्शन वाली डेफिनेशन। स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेबल कैसे, क्योंकि आपको पता है मेरे पास दो स्टेप फंक्शन है, एस नोट एक्स एंड टी नोट एक्स, ये दोनों स्टेप फंक्शन हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहे हैं आपके, एस नोट एक्स बिलोंग कर रहा है टी एफ से और टी नोट एक्स बिलोंग कर रहा है टी एफ से। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करने वाले हैं कि अब स्टेप फंक्शन है मान लो, ठीक है, तो स्टेप फंक्शन के इंटीग्रल की डेफिनेशन लगा देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। तो वहाँ उसकी डेफिनेशन क्या थी, अब देखो क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं आपको पता चल रहा होगा, बस कहानी डेफिनेशन की है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स स्टेप फंक्शन के इंटीग्रल डेफिनेशन का मतलब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने डिस्कस करवाई थी ना, कि अपर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो वो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने तब भी बोला था कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है, अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन मुझे बताओ भी, और अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन। तो अब आपको पता होगा लोअर की इंटीग्रेशन होता है आपका एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, जहाँ पर आपका जो एस फंक्शन है। तो देखो सिंपली मैं लिख देता हूँ ए से बी एस एक्स डी एक्स, सच दैट जहाँ एस एक्स बिलोंग करेगा आपका एस एफ से, यही थी। इसकी क्या होती है जी एल बी, यहाँ पर आपका ए से बी, ये आपका देखो इसको एस नोट एक्स कह दो, इसको टी नोट एक्स डी एक्स, सच दैट आपका जो टी नोट एक्स होगा बिलोंग करेगा आपके टी एफ से, ठीक है। या फिर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऐसे लिख दिया था कि एस नोट जो आपका एस एक्स होगा लेस देन इक्वल टू आपके एफ एक्स होगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके जो हमने डेफिनेशन निकाली थी वो यही थी कि एस एक्स बिलोंग करेगा एस एक्स को और टी नोट एक्स बिलोंग करेगा टी एफ को, और एस एफ और टी एफ को मैंने अभी डिफाइन किया था, पहले पार्ट में डिस्कस किया था ना। एस एफ क्या है आपका, देखो सिंपली अगर कोई देखो बीच में दिखेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो एस एफ को भी हमने डिफाइन किया था कि एस आपका सच दैट है ए बी से ई डैश में ये कंडीशन, ठीक है। तो कुछ भी हम ऐसी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो ये आपका बाय डेफिनेशन, ठीक है, इंटीग्रल की डेफिनेशन से, लोअर एंड अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन से हमने ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक। अब देखो सिंपली
अब देखो मुझको क्या करना है प्रूव, एफ़ को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। अब आपको पता है एफ़ को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है। सिंपली जैसे एफ़ को इंटीग्रेबल करने के लिए आपको पता था कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो मतलब इसकी लोअर लिमिट जो होगी, सॉरी लोअर इंटीग्रल जो होगा वो अपर इंटीग्रल के बराबर होगा। तो बस मुझको यही प्रूव करना है कि ये जो दोनों की जो वैल्यू है, ये अगर इन दोनों को मैं बराबर प्रूव कर दिया मैंने, तो बस हैंस एफ़ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो बस क्या करना है, इन दोनों को हमको बराबर ले जाना है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हमको बराबर दिखा देना है, तो बस हमारी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो यही काम हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो एक बन गया होगा पैटर्न, आपको क्या करने वाले हैं इसमें। तो देखो अब सिंपली अब क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे सिंपली देखो, अब ये एस एफ को मैंने दिखाया था कि एस एफ को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसमें आपने एक कंडीशन आई थी कि जो एस एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, ठीक है, जो लोअर इंटीग्रल, जो हमारा लोअर इंटीग्रल हमने माना है जो फंक्शन हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होती है। ठीक है, जैसे मान लो एस नॉट एक्स लेके चल रहा हूँ तो ये, और जहाँ आप अपर इंटीग्रल यूज कर रहे हो वहाँ पर जो टी नॉट एक्स होता है ये आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एफ एक्स के। ठीक है, सिंपली बार बार देखो ये रहा, जैसे यहाँ एस एक्स लिखा ना तो फंक्शन को नाम एस नॉट एक्स दे दें यहाँ पर सिंपली। तो ये कंडीशन हम जानते हैं, तो बस यही कंडीशन पहले हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो देयर एग्जिस्ट एस नॉट एक्स बिलोंग टू एस एफ सच दैट, हाँ एक मिनट, हाँ सच दैट, हाँ क्या होगा कि जो एस नॉट एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आपके एफ एक्स के डी एक्स के। अब देखो आपका ये एस नॉट एक्स लेस देन इक्वल टू एफ, दोनों साइड में इंटीग्रल ले लो आपका सिंपली। तो यहाँ से जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे तो देखो ए से बी हो जाएगा आपका ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक ठीक, अब देखो नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे जब आप सेकंड कंडीशन टी नॉट एक्स के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, टी नॉट एक्स, अरे मैं डी एक्स लिखना भूल गया यहाँ पर, ये डी नॉट ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स जो है, ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब कहाँ से लिख रहा हूँ ये आपको पता है ना कि एस नॉट एक्स ये लेस देन इक्वल टू आपके एफ एक्स होता है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एफ एक्स का जो लोअर इंटीग्रल है वो ग्रेटर देन होगा जब आप एस नॉट एक्स की वैल्यू निकालोगे इंटीग्रल की। ठीक है, इंटीग्रल की जब वैल्यू फाइंड करोगे तो वो लेस देन होगी आपकी लोअर इंटीग्रल से, और जो अपर इंटीग्रल होगा उससे वैल्यू ज़्यादा होती है हमारा जो फंक्शन होता है। ठीक है, अपर इंटीग्रल के लिए डिफाइन करने के लिए जो हम फंक्शन मानते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये कंडीशन सिंपली। अब देखो पहले सिंपली इसको मान लो इक्वेशन नंबर, उसमें मैंने सी तक यूज कर दिया था ना, डी, इसको मान लो ई, या 1 2 3 4 की फॉर्म में दे सकते हो। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं इसमें, देखो हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन डी वी कैन राइट। ठीक है, तो ये स्टेप आपको देखो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स ये है ये। इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो ये आपका ए बार से बी, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आपको पता ना माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो इनइक्वलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा इसलिए किया, आपको दिख रहा होगा ये ई और एफ इक्वेशन को देखो, तो अगर मुझको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, तो दोनों की इनइक्वलिटी सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने वो काम किया। अब देखो दोनों की इनइक्वलिटी सेम है। ठीक है, अब देखो सिंपली हम दोनों को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ई एंड एफ से चलते हैं। देखो सिंपली अब देखो जब आप ई और एफ इक्वेशन को लो दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा देखो इसको ई और एफ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एडिंग इक्वेशन ई एंड एफ, देखो क्या आएगा ऐड करने पर, देखो ये ए से बी टी नॉट एक्स डी एक्स माइनस ए से बी एस नॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए से बी और एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी ये बार है आपका एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपली। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया काम। अब देखो आपको किसको किसके बराबर प्रूव करना है। अब देखो आपको पता है यहाँ सिंपली हमको इन दोनों को, ठीक है, बराबर में लेके जाना है। तो उससे पहले सिंपली एक चीज़ देखो, इसकी तो वैल्यू हमको पता है पहले से ही, अब आपका होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैं देखो इसको ऐसे आगे लिख रहा हूँ, इसको पीछे की तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो देखो सिंपली इसको आगे लिखो, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो सिंपली समझो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इनक्वलिटी है इसकी इधर की तो खुल रही है ना, ये ओपन है, जो ओपन कौन सी साइड में, इसकी साइड में, तो ये ऐसे ही तो ओपन है ना, इसकी साइड में ही तो ओपन होगी ये, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाना कि कहीं इनक्वलिटी की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, डायरेक्शन वही है सेम, बस उसको चेंज कर दिया, फंक्शन को इधर उधर लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, स्टार्टिंग में ये हमको जानते हैं ना, ये कंडीशन तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, तो ये लेस देन एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगी आपके ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, जो है वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। अब सिंपली समझो, यहाँ पर आपका जो एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 है, यही तो है कंडीशन। अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर मान लो, देखो इसको नोट करके लिख लेना, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स इज लेस देन अगर एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है आपकी कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, तो इस केस में आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक्स अगर लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सिंपली, ये इसकी जो वैल्यू होगी आपकी एफ एक्स डी एक्स की क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपली अब देखो लेस देन, अब इसको इसका इधर ले जाओ, आपका ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ए से बी बार, सॉरी ए बार से बी, हाँ ए शायद नीचे ही था वो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सिंपली समझो, ये कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें, अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रूव हो गया, इसमें देखो इनक्वलिटी का खेल है, इसको समझो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देखो ये इनक्वलिटी आपको अब समझना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है या ये कौन सी कंडीशन हम यूज़ करेंगे। देखो सिंपली समझो, तो देखो इसमें पहले से इसको 7 नाम दे दो। अब ध्यान से समझो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो देखो ये हमसे ये कह रहा है, ये इक्वेशन नंबर 7 कि जो हमारा अपर इंटीग्रल है इसकी वैल्यू या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि इसके बराबर ही होगी भाई, अब इक्वलिटी आपको दिख रही है, तो मतलब ये वैल्यू छोटी भी हो सकती है और बराबर होगी, ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। किससे, लोअर इंटीग्रल से। इक्वेशन नंबर 7 ये बता रहा है, पर लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि दोनों की वैल्यू बराबर हो। तो इसके लिए देखो एक और हम कंडीशन यूज करने वाले हैं, इक्वेशन सॉरी लास्ट जो थ्योरम मैंने एक थ्योरम आपको डिस्कस करवाई थी उसको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर फंक्शन बाउंडेड है, ये हमने थ्योरम की थी, आप देखना कि जब अगर कोई फंक्शन अगर बाउंडेड हो, अगर एफ बाउंडेड हो, तो उस केस में मैंने इंटीग्रल निकाला था, आपको याद हो तो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स के। क्या ये हम थ्योरम ये थ्योरम कर चुके हैं, याद नहीं है तो मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये रही कि अगर बी ए बाउंड, अगर एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है तो उस केस में ये होता है कि लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल के, होता है ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अपर इंटीग्रल की वैल्यू छोटी होती है। अब उसकी डेफिनेशन से, अगर क्योंकि फंक्शन तो बाउंडेड है ये हमको पता है, फंक्शन बाउंडेड है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल छोटा होगा अपर इंटीग्रल से। तो अब एक चीज़ समझो, ये कब पॉसिबल है, ये वैल्यू कब पॉसिबल, ये कह रहा है कि अपर इंटीग्रल छोटा होगा इससे, और वो उसका जो एफ बाउंडेड है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपका जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू वो लेस देन होगी अपर इंटीग्रल से। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू बराबर हो भाई, तभी तो वो बराबर हो सकते हैं ना ये कंडीशन के। अब देखो सेम आपके फंक्शन है ये, ठीक है, एक केस में ये छोटा दिखा रहा है और वहाँ से उस थ्योरम से ये उसको बड़ा दिखा रहा है, मतलब अपर इंटीग्रल की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ से ये छोटी है। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की वैल्यू बराबर होंगी तभी तो पॉसिबल है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तभी तो हम उसको बोल सकते हैं ना बराबर वाली कंडीशन में। अगर मान लो x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 है, तो आप इसको y इजकल टू एक्स इजकल टू 5 लिखो या x इजकल टू वाई इजकल टू 5 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो बस यही कहने वाले हैं। तो 7 ये हो गया। अब इससे आगे क्या लिखना है उसी का आपको दे देना है यहाँ पर कि एफ अगर बाउंडेड हो तो उसी थ्योरम की यहाँ पर हमें हेल्प लेंगे, ठीक है। तो बट वी नो दैट, या लिख दो उसको बता दो, बट वी नो दैट फॉर बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या होता है आपका ए से बी बार, ए बार से बी, सॉरी लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होता है आपका ए से बी बार
f(x) के, ठीक है। इसको किस नंबर 8 7, देखो मैंने इसको नंबर में दे दिया है नाम, चलो आप इसको उसमें दे देना ABCD में, नहीं तो ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, तो ये जो आपका ए बार से बी f(x) होगा, ये बराबर हो जाएगा ना, बराबर होगा आपका ए से बी बार f(x) के। तो अगर ये बराबर होगा तो हैंस f इज इंटीग्रेबल, ठीक है। तो आप f जो आपका, तो आपका इंटीग्रल प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम कर लिया, आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। आपको पता कुछ नहीं है इस थ्योरम में, सिंपली बेसिक चीज़ें हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक बार मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा, पेपर जब आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं किस टाइप से आपको रिवाइज करने वाला हूँ, तभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब हम 1 शॉट में इसका रिविजन करेंगे, बस जिससे याद रहे आपको थोड़ा सा, ठीक। तो इसमें मैं यही आपको थ्योरम करवाऊंगा, वैसे तो मुझे और थ्योरम करवानी थी, पर लेकिन ये थ्योरम को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। एक ही थ्योरम हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बाउंडेड फंक्शन पर एक दो थ्योरम हैं, उन थ्योरम को कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपकी बाउंडेड के रिलेटेड जो भी थ्योरम होंगी वो कवर हो जाएंगी सारी। तो आप एग्ज़ाम उसमें अनसोल्व में देखना, आपको मिल जाएंगी कई सारी बाउंडेड पर आपकी थ्योरम हैं, वो आप कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो फिर हम इंटीग्रल पर चलेंगे, फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम, वो सारी थ्योरम आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।